हवेली की दीवारों पर जमी पुरानी सीलन और अंधेरे का पहरा है। कमरे के भीतर हवा भारी है, जिसमें दवाइयों की कड़वाहट घुली है। सावित्री अलमारी के पास झुकती है। लकड़ी का पल्ला चरमराता है। वह अंदर से गहनों का भारी डिब्बा बाहर खींचती है। धातु के टकराने की खनक सन्नाटे को चीरती है। सावित्री एक एक करके गहने झोले में डालती है। उसकी उंगलियां कांपती नहीं, बल्कि तेजी से काम कर रही हैं। कमरे के दूसरे कोने में माधव का शरीर बिस्तर पर धंसा हुआ है। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही हैं, जैसे कोई पुरानी मशीन हाँफ रही हो। वह खांसता है, एक सूखी और दर्द भरी आवाज। सावित्री एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती। वह झोले की चेन खींचकर उसे बंद करती है। उसके कदम फर्श पर दबे हुए हैं। वह कमरे के बीचों बीच रुकती है, एक पल के लिए पीछे मुड़ती है, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ जाती है। उसके पीछे माधव की भारी सांसें अंधेरे में खो जाती हैं। बरामदे की ठंडी हवा में एक छोटी सी आकृति सिमटी हुई है। 7 साल की मीरा गहरी नींद में है। वह करवट बदलती है। उसका हाथ हवा में लहराता है और वह धीमी आवाज में मां को पुकारती है। सावित्री बरामदे के मुहाने पर खड़ी है। वह रुकती है। उसके कदम ठिठक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर मीरा को देखती है, जो अभी भी नींद की गहराई में है। सावित्री की उंगलियां झोले की पट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं। वह अपना हाथ दरवाजे की भारी कुंडी पर रखती है। धातु की ठंडी सतह उसकी हथेली को छूती है। वह एक पल के लिए अपनी उंगलियां भींचती है, जैसे कोई निर्णय ले रही हो। फिर बिना एक शब्द बोले वह कुंडी को खींचकर दरवाजा बंद कर देती है। बाहर से कुंडी चढ़ाने की चरमराहट सन्नाटे में गूंजती है। सावित्री पीछे नहीं देखती। वह हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकल जाती है। पीछे मीरा की नींद में बुदबुदाहट और माधव की भारी सांसें बंद दरवाजों के पीछे कैद हो जाती हैं। अब हवेली के भीतर केवल अंधेरा और सन्नाटा बचा है। बाहर की रात घनी और ठंडी है। सावित्री के जूते पगडंडी की सूखी मिट्टी पर तेज आवाज करते हैं। कुछ ही कदम की दूरी पर एक काली गाठी खड़ी है। रमेश गाठी के बोनट के सहारे खड़ा है। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट है, जिसकी लाल नोक अंधेरे में चमक रही है। वह सावित्री को देखते ही सिगरेट जमीन पर गिराकर उसे जूते से कुचल देता है। सावित्री दौड़कर घाटी के पास पहुंचती है। वह झोले को पिछली सीट पर जोर से फेंकती है। झोले के अंदर गहनों के टकराने की हल्की आवाज आती है। रमेश ड्राइवर वाली सीट का दरवाजा खोलता है। सावित्री अंदर बैठती है। उसके पैर सीट पर रगजग खाते हैं। इंजन एक झटके के साथ स्टार्ट होता है। गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई सामने की झाड़ियों पर पड़ती हैं। रमेश गियर बदलता है। टायर पगडंडी की कच्ची मिट्टी को पीछे की ओर उछालते हैं। गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है। पीछे छूटती हवेली धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। सावित्री खिड़की से बाहर देखती है, जहां गांव की सीमाएं पीछे छूट रही हैं। सूरज की पहली किरण हवेली की टूटी खिड़की से अंदर आती है। रोशनी का एक पतला लकीर फर्श पर पन्नी धूल को उजागर करता है। मीरा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह उठकर बैठती है और चारों ओर देखती है। कमरा शांत है, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन है। वह अलमारी की ओर बढ़ती है। अलमारी के पल्ले खुले हुए हैं। भीतर के कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े हैं। मीरा रसोई की ओर जाती है। वहां चूल्हा ठंडा पड़ा है। राख जम चुकी है। वह घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचती है और उसे धक्का देती है। कुंडी बाहर से बंद है। वह जोर लगाती है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। मीरा खिड़की के पास जाकर बाहर झांकती है। सड़क पर टायर के गहरे निशान मिट्टी में ढंसे हुए हैं। वह वापस कमरे में लौटती है। माधव बिस्तर पर पड़ा है। उसकी सांसें तेज और घरघराहट भरी हैं। वह पानी के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन पास रखा गिलास खाली है। मीरा उसके पास बैठती है। वह माधव का हाथ पकड़ती है, जो बर्फ की तरह ठंडा है। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि मीरा को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है।
माधव बिस्तर के किनारे पर आता है। उसका शरीर लड़खड़ाता है और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ता है। घुटनों के बल घिसटते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ता है। फर्श की धूल उसके चेहरे पर चिपक रही है। हर इंच की दूरी उसे भारी पड़ रही है। वह अपने हाथ को दरवाजे की चौखट पर टिकाने की कोशिश करता है, लेकिन उंगलियां सुन्न होकर फिसल जाती हैं। वह फिर से गिरता है। उसका माथा जमीन से टकराता है। मीरा पास खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह खिड़की के पास जाकर चिल्लाती है। उसकी आवाज बाहर की हवा में खो जाती है। गांव की पगडंडी दूर है और वहां कोई नहीं है। मीरा अपनी पूरी ताकत से खिड़की की जाली को हिलाती है। वह मदद के लिए पुकारती है, लेकिन सन्नाटा उसे वापस घेर लेता है। माधव फर्श पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी सांसें अब घरघराहट में बदल चुकी हैं। वह अपना हाथ हवा में उठाता है, जैसे किसी को पकड़ना चाहता हो। मीरा दौड़कर उसके पास आती है और उसे सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन माधव का वजन उसे भी नीचे खींच लेता है। दोनों फर्श पर हैं। दोपहर की तपती धूप खिड़की से छनकर फर्श पर गिरती है। माधव का शरीर अब हिलना बंद कर चुका है। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही हैं, जैसे कोई पुरानी मशीन दम तोड़ रही हो। मीरा रसोई से रोटी का आखिरी टुकड़ा लेकर आती है। माधव अपना सिर धीरे से दाईं ओर घुमा देता है। वह नहीं खाएगा। वह अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर मीरा के छोटे हाथों को थाम लेता है। उसकी पकड़ में अब कोई जोर नहीं है। वह मीरा को अपने पास बिठाता है। घर की दीवारों के बीच सन्नाटा इतना भारी है। शाम की धुंधली रोशनी कमरे में फैलने लगती है। माधव की पलकें धीरे धीरे झुकती हैं और अंत में पूरी तरह बंद हो जाती हैं। मीरा उसके सीने पर अपना कान टिकाती है। वह एक धड़कन सुनना चाहती है, लेकिन भीतर केवल गहरा अंतहीन सन्नाटा है। मीरा कांपते हुए अपना सिर उठाती है। वह माधव के चेहरे को देखती है, जो अब पत्थर की तरह स्थिर है। उसके गले से एक दबी हुई सिसकी निकलती है। वह माधव के कंधे को जोर से हिलाती है, लेकिन वह नहीं जागता। कमरे की हवा ठंडी हो गई है। मीरा फर्श पर पटे पत्थर को उठाती है। वह भारी है, लेकिन उसके हाथों में अब एक अलग ही जिद है। वह दरवाजे की कुंडी पर प्रहार करती है। धातु और पत्थर के टकराने की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। एक प्रहार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चिंगारियां उठती हैं और लोहे की कुंडी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। मीरा की सांसें तेज हैं। उसकी हथेलियां छिल चुकी हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। एक आखिरी जोरदार प्रहार के साथ कुंडी टूटकर गिर जाती है। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। मीरा बाहर की ओर भागती है। उसके पैर नंगे हैं और मिट्टी में सन चुके हैं। वह गांव की पगडंडी पर दौड़ती है। वह सीधे सरपंच के घर पहुंचती है। वह हांफते हुए लड़खड़ कर गिरती है और इशारों में हवेली का हाल बताती है। सरपंच और गांव के 4 लोग टॉर्च लेकर दौड़ते हैं। वे हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं। अंदर का दृश्य स्तब्ध कर देने वाला है। मीरा एक कोने में दुबकी हुई है। उसकी नजरें माधव के स्थिर शरीर पर टिकी हैं। सरपंच आगे बढ़कर माधव की नब्ज चेक करता है और अपना सिर हिला देता है। गांव की घटना के 3 दिन बाद शहर की एक तंग गली में पुलिस की गाड़ियां रुकती हैं। पुलिस निरीक्षक अपने दल के साथ एक पुराने होटल की सीढ़ियां चढ़ते हैं। उनके भारी जूतों की आवाज गलियारे में गूंज रही है। वे एक कमरे के सामने रुकते हैं। दरवाजा अंदर से बंद है। निरीक्षक इशारा करते हैं और सिपाही दरवाजे पर जोर से लात मारते हैं। कुंडी टूटती है और दरवाजा झटके से खुल जाता है। अंदर का दृश्य स्पष्ट है। सावित्री और रमेश कमरे के बीचों बीच खड़े हैं। रमेश खिड़की की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे दबोच लेती है। सावित्री कोने में खड़ी कांप रही है। उसकी नजरें मेज पर रखे उस पुराने झोले पर टिकी हैं। पुलिस अधिकारी आगे बढ़ते हैं और झोले को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वे झोले की चेन खोलते हैं। अंदर वही कीमती गहनों का डिब्बा चमक रहा है। अधिकारी झोले को ऊपर उठाते हैं। सावित्री के हाथ कांप रहे हैं। उसे समझ आ गया है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है।
पुलिस उसे बाहर खींचती है। हथक्कियां सावित्री की कलाइयों पर कस रही हैं। पुलिस की घाटी का दरवाजा बंद होता है और इंजन की गूंज सन्नाटे को तोड़ती है। वह गाड़ी के पीछे लगे कांच से बाहर की ओर देखती है। सड़क पीछे छूट रही है। अचानक उसे हवेली के उस कमरे का दृश्य याद आता है। मीरा की रोने की आवाज उसके कानों में गूंजती है। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। वह अपने हाथों को मुट्ठी में भींचती है, लेकिन हथक्कियों की धातु उसे रोक देती है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। गाड़ी शहर की मुख्य सड़क से गुजरती है। अदालत की ऊंची इमारत सामने दिखाई देती है। पुलिस अधिकारी उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं। सावित्री के पैर लड़खड़ते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। उसे गलियारे से होते हुए एक ठंडे कमरे में ले जाया जाता है। वहां मेज पर फाइलें रखी हैं। न्यायाधीश की कुर्सी खाली है, लेकिन वहां रखे दस्तावेज उसके किए गए अपराध का पूरा ब्यौरा बयान कर रहे हैं। सावित्री दीवार की ओर देखती है। कमरे में केवल पंखे के घूमने की आवाज आ रही है। वह एक कुर्सी पर बैठती है। न्याय की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सावित्री अपना सिर झुका लेती है। पछतावे का कोई अर्थ नहीं है।